दोस्तों यूं तो दुनिया के कोने कोने में ऐसी डिस्कवरीज की जा चुकी हैं जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन से संबंधित जानकारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं। इस धरती पर यदि सबसे रहस्यमय जगहों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें इजिप्ट का नाम सबसे ऊपर आएगा। आज तक जितनी डिस्कवरी मिस्र के रेगिस्तानों में हुई है उतनी कहीं नहीं हुई है, और ये कोई साधारण खोज नहीं थी, बल्कि इन डिस्कवरीज ने वैज्ञानिकों के सामने नए सवाल खड़े कर दिए थे। ये डिस्कवरीज इस बात के ठोस सबूत पेश करते हैं कि प्राचीन समय में मिस्र में जरूर ऐसी सिविलाइजेशन रही होगी जिन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी में महारत हासिल थी। सुनने में इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप मिस्र के इन एंशिएंट डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे तो आप भी प्री इजिप्शियन टेक्नोलॉजी पर विश्वास करने पर मजबूर हो जाएंगे। द ओसीरियन। मिस्र के पिरामिड्स ऑफ गीजा से करीब 350 मील दूरी पर एबिडोस में एक ऐसा एंशिएंट स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसने रिसर्चर्स की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। इस स्ट्रक्चर को द ओसीरियन का नाम दिया गया है। ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। इसे देख साइंटिस्ट का कहना है कि ये जरूर किसी एंशिएंट मॉडर्न सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर है। बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के इस स्ट्रक्चर को बनाना नामुमकिन है। ओसीरियन वास्तव में क्या है और इसे क्यों बनाया गया था, इस बारे में अभी तक सिर्फ दावे किए जाते रहे हैं। पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इसकी बनावट देख इसे एक सेक्रेड प्लेस और मंदिर बताया जाता है। इजिप्ट में जो अन्य प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं उससे इसका स्ट्रक्चर मेल खाता है। ओसीरियन बेजोड़ इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की मिसाल पेश करता है। इसमें डबल लेयर रूफिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 12 चैम्बर्स बने हुए हैं। इंटरलॉकिंग टेक्निक की मदद से ग्रेनाइट ब्लॉक्स को जोड़कर यह पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि आखिर इन ग्रेनाइट ब्लॉक्स को यहाँ कैसे लाया गया होगा। 200 मील दूर अस्वान की घाटी से इन ब्लॉक्स को लाया गया होगा, लेकिन 100 टन वजनी पत्थरों को प्राचीन समय में ट्रांसपोर्ट करना कैसे मुमकिन था? क्या उनके पास कोई आधुनिक तकनीक थी जिससे अब तक मॉडर्न ह्यूमन अनजान है? यहाँ से नील नदी भी कोसों दूर है। ये स्ट्रक्चर जमीन से करीब 15 फीट नीचे बना हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले इसे जमीन के लेवल का ही बनाया गया था, बाद में आसपास डस्ट और रेत ने इसे कवर कर लिया। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्ट्रक्चर 50 फीट तक गहरा हो सकता है और इसके नीचे कई चैम्बर्स बने हुए हो सकते हैं जिनसे इतिहास की गुत्थी सुलझ सकती है। लेकिन सरकार इन स्ट्रक्चर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है। ओसीरियन में जो पानी भरा हुआ है वो भी काफ़ी चमत्कारी माना जाता है। एक रिसर्चर ने कई दिन तक जब फिल्टर करके इस पानी को पिया तो उसकी आंखों की रोशनी बढ़ गई और चश्मा भी हट गया। उन्होंने इस पानी में मेडिकल प्रॉपर्टीज होने की बात कही है। फिलहाल इस पूरे स्ट्रक्चर पर एक बहस जारी है। द जेड पिलर। जेड पिलर और अंक सदियों से इजिप्ट में एक आइकॉनिक सिंबल के तौर पर देखा जाता रहा है। ये बस एक पिलर जैसा दिखाई देता है जो एनर्जी और पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर कुछ हॉरिजॉन्टल बार्स भी बने हुए हैं। प्राचीन मिस्र की पेंटिंग और ड्राइंग्स में भी ये जेड पिलर को देखा जा सकता है। इसे लाइफ साइकिल ऑफ यूनिवर्स का प्रतीक भी माना जाता है। इजिप्शियन माइथोलॉजी में इसे गॉड ओरिसिस से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि निकोला टेस्ला को इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर बनाने का आइडिया इस जेड पिलर से ही आया था। इसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने वायरलेस एनर्जी का आविष्कार किया था। दोनों का डिजाइन काफी हद तक सिमिलर है। दोनों में ही एनर्जी और पावर की बात कही जाती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मिस्र में प्राचीन सभ्यता के लोगों को इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी की जानकारी होगी। एनर्जी ट्रांसमिशन के बारे में भी उन्हें पता था और इस नॉलेज के जरिए ही उन्होंने विशाल पिरामिड्स, मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे। समय के साथ वो टेक्नोलॉजी विलुप्त हो गई। आज भी शायद किसी पिरामिड या जमीन की गहराइयों में उस टेक्नोलॉजी के अवशेष होंगे जो फ्यूचर में डिस्कवर किए जा सकते हैं। ज़ोवेत एल आर्यन। गीजा प्लेटू और अबू सर के बीच एक रहस्यमय जगह है जिसे इजिप्ट ने दुनिया से छिपा कर रखा हुआ है। इस जगह को ज़ोवेट एल आर्यन कहा जाता है, जहां पर जाना प्रतिबंधित है। कोई भी विजिटर या आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर्स इस जगह पर नहीं जा सकते हैं। ये जगह अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। साल 1905 में इजिप्टोलॉजिस्ट एलेसैंड्रो बारसेंटी ने अपनी टीम के साथ यहाँ पर रिसर्च की थी। उस समय तक यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई थी। इस स्ट्रक्चर को देखते ही बरसांती और उसकी टीम दंग रह गई। इसे देख ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशन नहीं बनाई होगी। पहली नज़र में लगा कि ये एक अनफिनिश्ड पिरामिड होगा।
इसके स्क्वायर बेस की चारों साइड 650 फीट लंबाई की थी। यहाँ पर 100 फीट गहरी एक शाफ्ट भी मौजूद थी। बरसांती ने कहा कि मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजी के बिना इस जगह को नहीं बनाया जा सकता। इतनी गहराई में खुदाई करना और उसकी सभी दीवारों को बिल्कुल प्लेन और स्मूथ बनाना आसान नहीं है। कॉपर और स्टोन टूल से तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ज़ोएट अल आर्यान में एक जगह पर कुछ लाइमस्टोन के ब्लॉक्स मौजूद थे। उन्हें जब हटाया गया तो अंदर पिंक सैंडस्टोन पाए गए जिनका वजन 30 टन तक है। यानी कुछ शानदार क्रिएचर यहाँ पर बनाया जाना था। बरसांती ने कहा कि शायद ये जगह दूसरी दुनिया से कनेक्टेड है। उनका अनुमान था कि नीचे कई चैम्बर और हिडन अपार्टमेंट्स बने हो सकते हैं। रिसर्चर्स के दौरान एक बार यहाँ भयंकर तूफान आया था और बारिश का पानी 10 फीट तक भर गया था, लेकिन कुछ ही देर में पानी नीचे चला गया। वो यहाँ पर और खुदाई करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे खत्म हो गए और फिर वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई। कुछ ही समय में बरसांती की 59 साल की उम्र में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसके बाद ज़ोएट अल आर्यान की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। साल 1960 में यहाँ की सरकार ने यहाँ पर जाने पर बैन लगा दिया। आज यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बना हुआ है और आम लोग यहाँ नहीं जा सकते। आखिर इस जगह पर ऐसा क्या रहस्य है जो मिस्र दुनिया से छुपा रहा है, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। 10 सकारा बर्ड। साल 1898 में इजिप्ट के सकारा रीजन में एक और डिस्कवरी हुई थी। एक लकड़ी का आर्टिफैक्ट पाया गया जो दिखने में काफी सिंपल लग रहा था। ये आर्टिफैक्ट करीब 2000 साल पुराना था और साइकामोर वुड से बना हुआ था। 14 सेंटीमीटर की लंबाई वाला ये आर्ट वर्क पहले तो एक सामान्य पक्षी जैसा लग रहा था, लेकिन जब इसके ऊपर बारीकी से ध्यान दिया गया तो पता चला कि ये कोई साधारण आर्ट पीस नहीं है। ये किसी बर्ड को नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये आर्टिफैक्ट सामान्य पक्षियों से काफी अलग है। इसके विंग्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं और टेल फिन वर्टिकल पोजीशन में है। यही आर्किटेक्चर आज के समय में मॉडर्न एयरक्राफ्ट में फॉलो किया जाता है। मिस्र में और भी कई पक्षियों के इस तरह के आर्टवर्क पाए गए हैं, लेकिन उनमें पक्षियों की काफ़ी डिटेलिंग की जाती थी, जबकि सकारा बर्ड काफ़ी सामान्य दिख रही थी। कुछ हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राचीन मिस्र के लोगों को एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी थी और उसी के बेस पर सकारा मॉडल तैयार किया गया होगा। साल 1898 में इस आर्टिफैक्ट की खोज हुई थी। तब दुनिया को एयरप्लेन के बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। सकारा बर्ड जैसा मॉडल डिजिटली तैयार किया गया और उसे जब हवा में उड़ाया गया तो वो मॉडर्न ग्लाइडर्स की तरह उड़ रहा था। रिसर्चर्स का कहना है कि मिस्र के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस तरह के ग्लाइडर्स का यूज करते होंगे। द शिस्ट डिस्क। सकारा रीजन में ही एक और डिस्कवरी हुई थी जिसने इतिहास में आधुनिक सभ्यता के होने के दावों को हवा देने का काम किया। यह डिस्कवरी थी द शिस्ट डिस्क की। अगर आप इसे देखोगे तो आपको यही लगेगा कि शायद ये किसी मशीन का पार्ट है, कोई गियर या फिर स्टीयरिंग व्हील होगा, लेकिन असल में ये डिस्क भी करीब 2000 साल पुरानी है। उस समय क्या कोई मैकेनिकल डिवाइस हुआ करते थे, इस पर फिलहाल शोध जारी है। एक खास बात यह है कि ये डिस्क क्वार्ट्जाइट मेटल से बनी हुई है जो बहुत हार्ड मेटल होता है। सबसे हार्ड मेटल्स में इसकी गिनती होती है, यानी हजारों साल पहले के लोग इस तरह के मेटल्स के साथ काम करने की नॉलेज रखते होंगे। इस डिस्क में 3 जगह से मेटल को अंदर की ओर परफेक्ट शेप में फोल्ड किया गया है। ये किसी रोटरी मैकेनिज्म का पार्ट लगता है। कुछ लोग इसे टाइम कीपिंग डिवाइस का पार्ट बताते हैं तो कुछ इसे एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट से जोड़कर देखते हैं। यानी कोई एलियन धरती पर आए होंगे और उनके यूएफओ का पार्ट शायद यहाँ पर छूट गया होगा, या फिर ये डिस्क किसी ऐसी मशीन का हिस्सा होगी जिससे सेलेस्टियल बॉडीज को ट्रेस किए जाते थे। फिलहाल इस डिस्क को मिस्र के ही एक म्यूजियम में रखा हुआ है। द डैगर ऑफ तूतेनखामेन। मिस्र के मिस्ट्रीज तूतेनखामेन का जिक्र किए बिना अधूरी ही लगती हैं। तूतेनखामेन एक फराव था जिसके मकबरे की खोज साल 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने की थी। आश्चर्य की बात यह थी कि इस डिस्कवरी से जुड़े 7 से 8 लोगों की एक एक करके मौत रहस्यमय तरीके से हो गई थी। लोगों का कहना है कि तूतेनखामेन की मम्मी शापित थी। जहां पर तूतेनखामेन का मकबरा था वहां से ढेर सारा खजाना भी मिला था। गोल्ड और अन्य कीमती सामान वहां पर मौजूद था। इन्हीं में से एक था तूतेनखामेन का डैगर यानी कि कटार। ये कटार लोहे की थी और इसका हैंडल गोल्ड का बना हुआ था।
लोहे की कटार ने वैज्ञानिकों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। असल में प्राचीन मिस्र के लोग ब्रॉन्ज, कॉपर और गोल्ड के बारे में जानते थे और इन्हीं चीजों से वो हथियार बनाया करते थे। उस समय लोहे का मिलना सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। जब तूतनखामेन की कटार पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वो कोई साधारण लोहे से बना हुआ नहीं था। असल में वो मेटेराइट आयरन से बना हुआ था, यानी कि कोई उल्का पिंड उस समय धरती पर गिरा होगा जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट करके वो डैगर बनाया गया था। क्या मिस्र के लोगों के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिससे वो मेटेराइट से आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते थे? इतना ही नहीं, डैगर में 89% आयरन के साथ साथ निकेल, कोबाल्ट और क्रोमियम का यूज भी किया गया था। मॉडर्न मेट्रोलॉजी स्किल्स के बिना इस तरह के टूल बनाना संभव नहीं है। ये सारी बातें एक तरफ इशारा करती हैं कि प्राचीन मिस्र में ऐसी सिविलाइजेशन जरूर रही होगी जिसकी मदद से इस तरह के आविष्कार उन्होंने किए होंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी मिस्र में ढेरों ऐसी खोज की जा चुकी हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों की नींद उड़ाकर रखी है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और अन्य कई प्रोफेशनल साथ मिलकर इन रहस्यों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी इन रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप मिस्र की डिस्कवरी से रिलेटेड इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।